दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। एज़ यू ऑल नो कि आपके साथ एक सीरीज़ की शुरुआत की गई है, जिस सीरीज़ के अंदर हमने एक सब्जेक्ट को लेके शुरुआत की थी एंड द नेम ऑफ दैट सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अमूमन ये वो सब्जेक्ट्स है जिसको ना तो हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने या समझाने के लिए है। अगर कोई एक चीज़ है तो वो है आपके फैक्चुअल डेटास, फैक्चुअल एल्गोरिदम, जिसके बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है। हालांकि इसका काफ़ी सारा ऐसा पार्ट है जो आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग ज़रूर लगेगा, लेकिन जब सवाल आता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आमतौर पे आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होती है जो कि आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बेहतर हो। तो ये जो सीरीज़ है इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन है, जिनमें से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका जो पार्ट 1 है उसके अंदर तकरीबन 50 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ इन डिटेल डिस्कस किए थे। और आज की क्लास में हम लोग जो ओवरऑल डिस्कशन की शुरुआत करेंगे वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 51 से। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने जो सवाल निकल कर आता है वो आता है मैच दी फॉलोइंग लिस्ट। अब अगर हम मैच दी फॉलोइंग लिस्ट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या काउंसिल्स का जिक्र किया गया है और उसके साथ ही साथ उसके अनुच्छेद के बारे में भी आपसे पूछा गया है। जैसे यहाँ पे सवाल है आपका कि कंपोजिशन ऑफ जनरल असेंबली आपको कहाँ देखने को मिलती है, कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, कंपोजिशंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, एंड कंपोजिशन ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल्स, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती है। तो अगर हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आमतौर पे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो कंपोजिशन ऑफ जनरल असेंबली है ये आपको अनुच्छेद 9 में देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स की बात करते हैं तो इसका जिक्र आपको अनुच्छेद 23 में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स की बात करते हैं तो इसका जिक्र आपको अनुच्छेद 61 में देखने को मिलता है। और अगर मैं आपसे बात करूं कंपोजिशन ऑफ ट्रस्टीशिप का तो इसका जिक्र आपको अनुच्छेद 86 में देखने को मिलता है। तो अगर आपको इसके एप्रोप्रिएट अनुच्छेद याद हैं तो आप इसके सही उत्तर को टिक कर सकते हैं और इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा। उसके बाद आपके पास फिर एक सवाल निकल कर आता है जिसका जिक्र एक फैक्ट से है और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन से है। अब फैक्ट आपके सामने जो दिया गया है वो दिया गया है आपका यूनाइटेड नेशंस चार्टर डज नॉट अथराइज द यूनाइटेड नेशंस टू इंटरवीन इन द मैटर्स विच आर एसेंशियली विद इन द डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट। और अगर हम इसके रीज़न की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है द प्रिंसिपल शुड नॉट प्रीजुडाइज द एप्लीकेशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ मेजर्स अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूएन चार्टर। अब यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो हमें इसका आदर्शन भी सही लग रहा है और इसका जो रीज़न है वो भी हमें सही लग रहा है। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल सही हैं और ना सिर्फ सही हैं बल्कि जो रीज़न है वो आदर्शन का भी एप्रोप्रिएट सही माना गया है। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि विच आर्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 ग्रांट्स द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है यूडीएचआर का जो आमतौर पर एक व्यक्ति के जीवन, उसकी स्वतंत्रता और उसकी सुरक्षा की बात करता है। और इसके लिए जो आपको एप्रोप्रिएट आंसर देखने को मिलता है वो है आपका अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद अगर हम 3 की बात करते हैं तो इसी के अंदर यूडीएचआर के कंटेक्स्ट में बात की गई है। उसके बाद अगर आप सवाल नंबर 54 को देखेंगे तो ये बात करता है कि अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द यूएन चार्टर द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव अग्रीड टू अबाइड बाय द डिसीजंस ऑफ दिस सिक्योरिटी काउंसिल्स। तो अगर हम इस सवाल को देखते हैं तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 25 के तहत। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 55 की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ों का जिक्र किया गया है। सबसे पहली बात की गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग पीस, और दूसरे में कहा गया है कंट्रीज हैव कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस विथ ईच अदर।
तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आमतौर पे आपको ये देखने को मिलेगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि असर्शन भी बिल्कुल सही है और इसका जो रीज़न है वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम रीज़न को असर्शन के कंटेक्स्ट में देखें तो शायद वो उसकी सही तरीके से व्याख्या नहीं कर पा रहा है, और यही रीज़न है कि जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो आपका बिल्कुल सही जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल्स है आमतौर पे वही आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि उसका निष्पादन करता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 57 है ये एक बार फिर से आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग की बात करता है, जिसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये आपसे सिंपली पूछ रहा है कि बताइए यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 का सब क्लॉज 7 किसकी बात कर रहा है, यूएन चार्टर के आर्टिकल 4 के सब क्लॉज 2 किसकी बात कर रहे हैं, यूएन चार्टर का अनुच्छेद 33 किसकी बात कर रहा है, और यूएन चार्टर का अनुच्छेद 36 का क्लॉज 3 किसकी बात कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो जो आपका आर्टिकल 2 सब क्लॉज 7 ऑफ द यूएन चार्टर है ये आपके डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन की बात करता है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 4 सब क्लॉज 2 ऑफ द यूएन चार्टर तो आमतौर पे ये आपके एडमिशन ऑफ अ स्टेट इनटू यूएन की बात करता है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 33 ऑफ द यूएन चार्टर तो ये आपके पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स की बात करता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 36(3) ऑफ द यूएन चार्टर तो अमूमन ये आपकी बात करता है लीगल डिस्प्यूट टू बी सबमिटेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आपने देखा होगा कि जो यूएन चार्टर है यहाँ से फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको चार्टर के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में एटलीस्ट यू शुड हैव दी बेसिक जानकारी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 58 है ये बात करता है द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इसके अंदर किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं तो क्या ये ह्यूमन राइट्स के इनोवेशन की बात करता है, क्या ये मैकेनिज्म की बात करता है, क्या ये स्टेट के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस इम्पोज की जाती हैं उसकी बात करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट उत्तर हमें देखने को मिल रहा है वो है आपका कौन सा, वो है आपका ये जो बात करता है इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स टू प्रमोट द ह्यूमन राइट, एंड दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बात करता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो लोकस स्टैंडाई टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑन द इशू ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय द स्टेट्स। और अगर हम इसको गौर करें तो इसमें कहा गया है स्टेट्स विच इज़ अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि जो इनके पास ही क्या है लोकस स्टैंडाई नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ऑफ द लोकस स्टैंडाई। तो उसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि आखिर आपका अधिकार क्या है, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ अधिकार टू सीक द एडवाइजरी ओपिनियन। तो जवाब है बीइंग एज अ स्टेट यू डोंट हैव। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो आपसे एक सवाल सिंपल सा पूछ रहा है कि बताइए जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपको गौर करना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के हेडक्वार्टर्स की बात की गई है, और ये हेडक्वार्टर अगर मैं देखूँ तो ये आपको जिनेवा में देखने को मिलता है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है, इस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो सवाल नंबर आपका 61 है ये बात करता है द यूनाइटिंग फॉर पीस रेस्ट पास्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन। तो बेसिकली ये एक प्रकार का कोई समझौता होगा या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होगा। तो ये किस डेट को पास हुआ है, तो ये पास हुआ था आपका 10 नवंबर 1950 को, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 62 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसी कंट्री है जो यूएनएससी की परमानेंट मेंबर की लिस्ट में शामिल है। तो वो मेंबर्स जो है कंट्री स्टेट वो है आपका चाइना। आपने देखा होगा कि हालांकि अभी हाल ही में चाइना में एक नया वायरस डिटेक्ट हुआ है जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 बात करता है द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कंसिस्ट ऑफ। यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल्स है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो इसके अंदर जो बेसिक चीज़ है वो आपको ये देखने को मिलती है कि इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और जो 10 होते हैं वो आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं।
उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 64 है वो बात करता है कि अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबरशिप बाई दी। तो क्या इनको सस्पेंड किया जा सकता है, या इनको जो राइट्स दिए गए हैं क्या उनको भी लिया जा सकता है? तो लॉ ये कहता है कि जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स, इसका मतलब ये है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल्स ने जनरल असेंबली को रिकमेंड कर दिया तो बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके जो प्रिविलेजेस हैं, उसको एब्सोल्युटली सस्पेंड किया जा सकता है। उसके बाद 65 आपसे सिंपल सा एक सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, कि ये आपसे पूछना चाहता है कि चलिए बताइए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे कहा गया है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, और ये सवाल आपके एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। द रीज़न इज़ दैट कि अगर ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आया तो इससे मिलते जुलते बहुत सारे विकल्प आपको देखने को मिलेंगे, और उस समय ऐसा आपको लगता है कि चारों के चारों विकल्प एकदम से सही हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 66 है ये बात करता है कि यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है ये आपका अस्तित्व में कब आया। तो देखिए ये अस्तित्व में आया आपका 24 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद 67 बात करता है हु इनिशिएटेड द फ्रेज यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन फ्रेज का जो शुरुआत है, नामकरण है, किसके द्वारा किया गया। तो अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे तो जो एफडी रूजवेल्ट है इनके द्वारा इसका जो इनिशिएशन था वो आपका देखने को मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 बात करता है कि विच आर्टिकल्स ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इनलिस्ट सर्टेन लीगल सोर्सेस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ टू बी फॉलोड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो अगर हम इसको देखें, जो आपका अनुच्छेद 38 है ये क्लियर कट आपका इसी बारे में बात करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, तो इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आपका ICJ है, इसके अंदर टोटल जजेस की काउंटिंग अगर आप करेंगे तो टोटल कितने जजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो उसकी जो संख्या है वो है आपकी 15, यानी कि 15। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 70 है ये बात करता है कि द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाई। तो यहाँ पे जो जजेस का चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, तो जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल सेपरेटली, इनके द्वारा ही जजेस का चुनाव होता है। उसके बाद 71 बात करता है कि द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज सिचुएटेड एट, और ये क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि ये फ्रिक्वेंटली कई बार पूछा भी जाता है और रिपीट भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो ऑफिस है या प्रॉपर कोर्ट का जो सेटअप है वो आपके हेग में है, नीदरलैंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो ये बात करता है कि विच बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस requested International Court of Justice to give an advisory opinion on the issue of the legality of use or threat to use nuclear weapons on 15th of December 1994। ठीक है, तो ये जो सवाल है अगर आप इसके जवाब को देखेंगे तो किस बॉडी के द्वारा यूनाइटेड नेशंस में रिक्वेस्ट किया गया था, तो वो जो बॉडी है ना वो आपकी थी जनरल असेंबली। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, तो इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर सेव्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स एज बीइंग इनहेरेंट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इनहेरेंट्स को लेके बात की गई है, तो ये बात करता है आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में ही जिक्र किया गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 74 है ये बात करता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज वेस्टेड विद। ठीक है, तो आमतौर पे अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दी गई है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 आपका बात करता है कि ऑन पार्टीशन यूएन मेंबर स्टेट्स कंटिन्यूड एज। ठीक है, तो इसके अंदर जो था वो है इंडिया, कि दैट मीन्स कि पार्टीशन के बाद इंडिया ही है जो कि लगातार यूएन का मेंबर बना रहा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आमतौर पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है उसका अस्तित्व क्या है, उसका स्टेटस क्या है। तो कहा गया है कि द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैव नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर केस। इसका मतलब ये है कि जिन पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट्स है किसी पर्टिकुलर केस को लेके,
वहाँ पे तो ये आपका बाइंडिंग नेचर का देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की, जिसमें कहा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि आपसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जहाँ पे यू नीड टू फाइंड आउट कि वेदर दे आर आस्किंग अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट और वेदर दे आर आस्किंग अबाउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो इज के साथ जो नॉट लगा है ना, इसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 मेंबर्स हैं। भाई ये बात बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है। दूसरा, जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिप्रेजेंट प्रिंसिपल लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सही है। तीसरा, यूएन सिक्योरिटी जनरल अपॉइंट्स जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। तो एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू ये आपका एक गलत उत्तर आपको देखने को मिल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, तो ये बात करता है कि द लीगलिटी ऑफ द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल असेंबली हैज़ बीन अपहेल्ड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन विच स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर्टेन एक्सपेंसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का जो केस था ना, उसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे आपसे केस को लेकर ही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, तो इसमें कहा गया है कि इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़। अब सिक्योरिटी काउंसिल के पास कौन सी जिम्मेदारी है, क्या एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जाहिर सी बात है जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके पास प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज पर आर्टिकल 38 क्लॉज 1 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो इस अनुच्छेद के 38 के क्लॉज 1 के तहत क्या सोर्स है आपके इंटरनेशनल लॉ का, अगर हम बात करते हैं आईसीजे को ध्यान में रखते हुए। तो आमतौर पे जो जनरल असेंबली के द्वारा जो रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं उसी को आधार यहाँ पे बनाया जाता है। 81 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पूछता है कि द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैव। तो इसका जवाब ऑलरेडी एक सवाल रिपीट हुआ है और ये बात वही करता है कि नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर केस। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 82 में कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब जो 82 है ना, इसके अंदर आपके दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन दोनों को लेकर सवाल पूछा गया कि चलिए बताइए क्या सही है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला स्टेटमेंट है द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। दूसरा कहा गया है कि इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द ऑप्शनल प्रोटोकॉल 1 ऑफ द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966। अब सवाल इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए यू हैव टू स्टेटमेंट्स, अब इनमें से सही कौन है और गलत कौन है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन था, पहला जो स्टेटमेंट है आपका सिक्योरिटी काउंसिल्स एंड इन टर्म्स ऑफ जजेस ऑफ द टेन्योर, वही आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ए ओनली ही आपका कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 आपसे फिर एक बार दो स्टेटमेंट को लेकर सवाल पूछ रहा है। एक तरफ अदर्शन की बात की गई है जिसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल लॉ कस्टम्स कंटिन्यू टू बी अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। और रीजन में बताया गया कि इट डेवलप्स स्लोली बट स्पॉन्टेनियसली एंड मिरर्स द मीन ऑफ द कंटेम्पररी इंटरनेशनल सोसाइटी। तो अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए ये भी सही है और उसकी जो व्याख्या की गई है वो भी सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 में आमतौर पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग और नॉट दी करेक्टली मैच्ड। तो जाहिर सी बात है अगर आप 84 को देखते हैं, द रिपार्नेशन केस लीगल पर्सनालिटी ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है, बिल्कुल सही है। द जीनोसाइड केस रिजर्वेशन टू ट्रीटीज की बात करता है, ये आपका गलत है। उसके बाद आपके बाकी के जो दो विकल्प हैं वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर आपसे मैच दी फॉलोइंग को लेकर सवाल पूछे गए हैं। इसमें कहा गया है कि टेम्पल केस का संबंध किससे है, कॉर्फ्यू चैनल केस का संबंध किससे है, न्यूक्लियर टेस्ट केस का संबंध किससे है, द जर्मन इंटरेस्ट इन पॉलिश अपर साइलेंसिया का केस का संबंध किससे है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि जो टेम्पल केस है ये स्टॉप्ड का काम करता है, लॉ ऑफ स्टॉपल, ठीक है।
उसके बाद कॉर्फू चैनल केस जो है, इसका जिक्र आपको रिस्पेक्ट फॉर एक्वायर्ड राइट्स की बात आपको देखने को मिलती है। न्यूक्लियर केस की बात करते हैं तो ये आपको गुड फेथ में कहा गया है। और अगर हम बात करते हैं द जर्मन इंटरेस्ट की बात, तो ये आपको देखने को मिलता है एडमिसिबिलिटी ऑफ द इनडायरेक्ट एविडेंस। उसके बाद 86 भी आमतौर पे आपसे बेसिकली एक मैचिंग दी फॉलोइंग की बात करता है कि चलिए बताइए कि जनरल असेंबली का काम क्या होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम क्या होता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम क्या होता है, एंड सेक्रेटेरिएट का काम क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो विकल्प आपको देखने को मिलते हैं, तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो आपका जनरल असेंबली है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो जनरल असेंबली है, अगर हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जनरल असेंबली का काम होता है इट्स अ काइंड ऑफ डिलिबरेटिव बॉडी। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स की, तो इसका जो जिक्र आपको देखने को मिलता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। जो जनरल असेंबली है इसका काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है। उसके बाद जो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स है, इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है इट्स अ काइंड ऑफ डेलिबरेटिव बॉडी। उसके बाद अगर हम लोग ट्रस्टीशिप काउंसिल्स की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा सेफ गार्ड इन द एरियाज ऑफ द इंटरेस्टेड। और अगर हम बात करते हैं दिस सेक्रेटरीट की, ठीक है, सेक्रेटरीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बात करता है द इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल्स। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इनमें से आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है, जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस आर लीगली बाइंडिंग ऑन द प्रोसीजरल मैटर्स एंड मेंबर्स हैं, सही है। जनरल असेंबली रेजोल्यूशन अनाउंसिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द रूल गवर्निंग स्टेट कंडक्ट इज बाइंडिंग, बिल्कुल सही है। जनरल असेंबली आर रिकमेंडेड इन द कैरेक्टर्स, ये भी बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 88 की बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि चलिए भाई बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट्स इनटू द यूनाइटेड नेशंस बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स, ये बात भाई बिल्कुल सही है। उसके बाद एक्सपल्शन ऑफ मेंबर स्टेट्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स, ये भी बिल्कुल सही है। इलेक्शन ऑफ जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जिक्र आपको जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा किया जाता है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और ये सिक्योरिटी काउंसिल, ये आपका बिल्कुल गलत है। उसके बाद अगर हम लोग 89 की बात करते हैं तो बेसिकली ये भी आपसे मैच दी फॉलोइंग की ही लेके बात करता है, और इसमें बेसिकली आपसे हेडक्वार्टर को लेके सवाल पूछे गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो आपको हेग में देखने को मिलता है। उसके बाद द यूनाइटेड नेशंस के अगर हेडक्वार्टर की बात करती हैं तो ये आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो ये आपको रोम में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज का, तो इसका जो जिक्र है वो आपको देखने को मिलता है वियना में। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की, तो इसमें सवाल पूछा गया कि द वर्ल्ड कोड रिफ्यूज टू गिव इट्स एडवाइजरी ओपिनियन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें कहा गया है द लीगलिटी ऑफ द यूज बाई स्टेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन दी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इसी केस में एडवाइजरी ओपिनियन को लेके फिलहाल मना किया गया था। तो ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं तो 91 पूछता है कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैज टेकन द प्लेस ऑफ। तो जाहिर सी बात है यूएनएचआर ने किसकी जगह ली है काउंसिल्स में, तो इसने जगह ली है आपकी एचआरसी, जिसको कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं तो ये बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड थ्योरी ऑफ द पनिशमेंट इन व्यू ऑफ द ह्यूमन राइट्स। तो ये आपको रिफॉर्मेटिव थ्योरी के रूप में देखने को मिलेगा। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ का जो बेसिस है वो बेसिस आपको क्या देखने को मिलता है, तो जस्ट कॉग्निस, ये एक मैगजिम्स है, इसी के आधार पर इंटरनेशनल लॉ का पूरा पूरा निर्माण ही हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं, द रीज़न वाई इंटरनेशनल लॉ डज वर्क, कैसे ये काम करता है और क्यों काम करता है, तो द कॉमन गुड एंड द फ्लैक्सिबल नेचर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, ये इसका एक बेस है। उसके बाद 95 में अगर आप बात करेंगे तो एक बार फिर से ये आपसे मैचिंग को लेकर बात करता है कि टेरिटोरियल बाउंड्री, रीजनल कस्टम्स, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इसका संबंध कौन से केसेस के अंदर आपको देखने को
मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यूजुअली आपको देखने को ये मिलेगा ए का चौथा। तो अगर हम बात करते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री ट्रीटी की, तो ये आपको केस कंसर्निंग है किसके के सिद्धू आइसलैंड को लेके, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग 96 की बात करते हैं तो 96 में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस ऑफ द जुरिडिक्शन अपीयर इन द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस ऑफ द कोर्ट। तो इसका जो सही उत्तर आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है, बेसिकली आपसे एक सीक्वेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए एज प्रोवाइडेड इन द यूएन चार्टर आपको आएगा, उसके बाद कंसेंट एडहॉक पे कंसीडर किया जाता है, उसके बाद ये आपका आता है कंसेंट अंडर द ऑप्शनल सिस्टम, एंड देन ये आता है ट्रांसफर्ड जुरिडिक्शन की बात करता है। उसके बाद अगर हम लोग 97 की बात करते हैं तो यहाँ भी आपके सामने एक फैक्ट दिया है और एक उसका रीज़न दिया है। फैक्ट में ये कहा गया है कि द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीज इज नॉट एप्लीकेबल टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और रीज़न दिया गया है डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज बाइंडिंग ऑन पार्टीज एंड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें जो अजर्शन है वो भी सही है, जो उसका रीज़न है वो भी सही है, और जो रीज़न है वो अजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। उसके बाद अगर हम लोग 98 की बात करते हैं तो ये बात करता है कि मैच दी फॉलोइंग, ठीक है। और मैच दी फॉलोइंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली होया डिलाटा टोरे किसकी बात करता है, हेली सेल्साई किसकी बात करता है, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स किसकी बात करता है, एंड ओपिनियन ऑफ क्वालिफाइड पब्लिसिटीज़ किसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो जो होया डिलेटा टोरे है ये बात करता है असाइलम की। उसके बाद जो आपका हेली सेल्सिया है ये बात करता है आपके रिकग्निशन की, ठीक है। उसके बाद जो आपका वॉर टू एंड ऑल वॉर्स है ये बात करता है आपके लीग ऑफ नेशन की, और जो आपका ओपिनियन ऑफ क्वालिफाइड पब्लिसिटीज़ है ये बात करता है आपकी आर्टिकल 38 ऑफ द एलसीजे की, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो बात करता है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो बिल्कुल आपका सही है। द यूएन चार्टर मेक्स फॉर कंपल्सरी मेंबरशिप, नहीं। द यूएन चार्टर ग्रांट्स टू ऑल स्टेट्स अ राइट टू मेंबरशिप, नहीं। द मेंबरशिप ऑफ इट यूएन इज क्वालिफाइड एंड लिमिटेड, नहीं। द यूएन चार्टर डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओरिजिनल एंड द सब्सिक्वेंट मेंबर्स। ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट उत्तर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात की गई है आपके आखिरी सवाल पे, और ये पूछा जाता है ट्रीटी इन प्रिंसिपल बाइंड्स द स्टेट पार्टीज टू द ट्रीटीज, अ स्टेट बिकम्स पार्टी टू द ट्रीटी बाय साइनिंग द ट्रीटी। तो जाहिर सी बात है कि जो भी ट्रीटीज़ होती है आपके सामने कोई ऑफर आएगा, जाहिर सी बात है जब आप उस ऑफर पे साइन करेंगे ओनली आफ्टर दैट यू बिकम द पार्टी, और जाहिर सी बात है अगर आप उसकी पार्टी बन जाएंगे तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे सबके लिए वो आपके लिए भी एप्लीकेबल होंगे। तो इस तरीके से दो वीडियो के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया, और मुझे पता है कि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ फैक्ट डेटाज आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आमतौर पे यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आपके पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है कि आप इसको छोड़ के आप ये सोच के बैठे कि नहीं भाई मिनट में तो मैं सिक्योर कर ही लूँगा अपनी रैंक को। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। और हाँ, जाते जाते एक बात और कहूँगा कि जितने भी MCQs आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं इसको ज़रूर गौर करके समझने याद करने की कोशिश करिएगा, और एक बार जो भी टेक्स्ट बुक या जो भी नोट्स आप लोग रिकमेंड कर रहे हैं उससे एक बार इसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।